ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल तो आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। देखो हमें माध्य निकालना है और विधि कौन सी बोली गई है, कल्पित माध्य विधि बोली गई है। तो बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से बोला जाता है हमें प्रश्नों को उसी विधि से ही हल करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें कौन सी विधि लगानी है, हमें लगानी है कल्पित माध्य विधि। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, देखो अगर आपको कल्पित माध्य निकालनी है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, पहले आपको वर्ग अंतराल दिया होगा उसकी टेबल बनेगी, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद एक्स, फिर आपको डी निकालना होगा। ठीक है, फिर आपको एफ डी निकालना होगा। जिस विधि से बोला है हमें उसी विधि का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता, यहाँ पर x आ जाएगा, फिर निकालेंगे हम d जो कि होता है x माइनस का a, और अगला कॉलम आएगा एफ डी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, देखो 10 से 25 आपकी आंखों के सामने है, 10 से 25, फिर क्या है 25 से 40, 15 का अंतर है, फिर है 40 से 55, ठीक है, फिर है 55 से 70, फिर है आपका 70 से 85, और फिर आपका क्या है 85 से 100। ठीक है, ये हमें दे रखा है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कुल। ठीक, अब देखिए एफ हमें क्या दे रखा है, एफ हमें दे रखा है यहाँ पर 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और 35 का आधा, दोनों को जोड़ते हैं आधा कर देते हैं, 35 का आधा कितना होता है, 2 से भाग दोगे 17.5 होता है। ठीक है, ये 17.5 आ जाएगा। अब सब में 15 का अंतर है, इसमें भी वही काम करना है, दोनों को जोड़ना आधा करना है, लेकिन सब में 15 है तो अब जोड़ देंगे। 17.5 में क्या करोगे, 15 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 32.5, फिर 15 जोड़ दोगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 47.5, फिर 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 62.5, फिर आप 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 77.5, और फिर आप 15 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 92.5। ठीक है, 92.5। अब आपको ए निकालना है, ए क्या होता है, ए आपका होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य होता है। और इसका निकालने का तरीका क्या होता है, n/2 पद, n/2 पद कहाँ लेते हैं x में। तो n कितना है हमारे पास, गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, 6 का आधा करोगे 2 3 6, तीसरा पद होगा x में, अतः ए क्या हो जाएगा आपका तीसरा पद, ये 47.5। ठीक है, हमने कैलकुलेशन किया है लेकिन लिखना होता है माना करके। ठीक है, माना ए बराबर 47.5, हर एक x में से आपको 47.5 घटा देना है। जैसे 17.5 है, 17.5 घटा देंगे। ठीक है, 17.5 में 47 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 0 30। हालांकि इसका चिन्ह बड़ा होगा ना, 17.5 में से 47.5 घटाओगे तो माइनस का 30 बचेगा। 15 का अंतर है, 15 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15, फिर 15 जोड़ोगे 0, फिर 15 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, फिर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब हमें एफ डी निकालना है, ये डी आ गया, एफ ये है 30 दूनी 60, 15 तियाँ 45। ठीक है, 7 गुणा 0 0, 15 छक्का 90, और 6 तियाँ 18, पीछे से 0, और 45 छक्का 45 गुणा 6 कितना होता है 270। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव के हैं और ये दो नेगेटिव के हैं। पॉजिटिव का जोड़ लो 0 0 0, और ये कितना है देखो 8, ये हो जाएगा 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 24। ठीक है, 24 का 4 हासिल लगा 2,
दो और एक तीन और दो पाँच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा ना, फिर आंसर में गड़बड़ी आएगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेगेटिव वाला क्या है, देखो माइनस के 105 है। पॉजिटिव वाला कितना है हमारे पास, 270 प्लस 180 प्लस 90। हमने किया तो 540 आया था। 540 में से 105 नेगेटिव वाला घटा दोगे तो देखो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। तो 3 में से 0 घटाओगे 3, 5 में से घटाओगे 4, 435 आ जाएगा। ठीक है, अतः माध्य माध्य x बराबर बार बराबर सूत्र क्या होता है, E प्लस सिग्मा एफ टी बट्टे सिग्मा एफ। एफ का कुल योगफल भी हमें चाहिए ना, तो वो तो हमने जोड़ा नहीं। देखो 7 और 3 10, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 18 और ये 2 20, 20 और ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मान रखेंगे ये हमारे पास है 47.5। एफ डी कितना है 435, एफ कितना है 30। ठीक है, कटेगा 4 और 3 7, इसको काटो 8 3 से कट जाएगा, 3 ढाई 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 बचे 15, तो ये आ गया 47.5 और 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 14.5। जोड़ दो 47.5 में हमें जोड़ना 14.5, 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 4 और 1 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 62। आंसर कितना आ गया 62 आ गया। तो हमें जो हमारा माध्य मिलेगा कल्पित माध्य विधि द्वारा वो कितना मिलेगा 62 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे नीचे दिए हुए बंटन, ठीक है, कक्षा की 40 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें निकालना है माध्यक। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तीनों आएंगे। तो अब यहाँ पर मैं माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के 3 चीज़ चाहिए होता है। एक तो चाहिए होता है वर्ग अंतराल, एक चाहिए होता है वर्ग अंतराल, अगला चीज़ चाहिए होता है हमें बारंबारता, और नेक्स्ट हमें चाहिए होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक। देखो बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं, संचयी बारंबारता को सी एफ से दिखाते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, देखो 40 से 45, फिर हमारे पास है 45 से 50, 45 पे ख़त्म हुआ 45 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद 50 से क्या है, 50 से है 55, 55 से है 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, यहीं तक है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखें। और बच्चों डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। एफ हमें क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है 3 5 10 8 7 4 3। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी, देखो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो पहला वाला संचयी बारंबारता वैसे का वैसे आ जाता है 3, 3 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 8 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इन सब को जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 40, और इन सब के योगफल को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। अब हमें अगले पद में क्या देखना होता है n/2, अगले पद में क्या देखना होता है n/2। ठीक है, जोड़ा सही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा। एक बार चेक कर लो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8 में 10 जोड़ दोगे 18, 18 में 8 जोड़ दोगे 34, 34 में 7 जोड़ दोगे 41, 41 में 4 जोड़ दोगे 45। अरे ठीक है, और ये 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। हमारा कितना आ रहा है 3 + 5, एक सेकेंड,
जोड़ने में गड़बड़ हुई होगी ना। 3 और 5 8, ठीक है, 3 और 5 8, और फिर हमें जोड़ना है 10, कितना हो जाएगा, ठीक है 40 ही होगा। n/2, n कितना है हमारा 40 है, बट्टे 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ये 20। अब आपको CF में 20 से ज़्यादा ढूंढना है, पहली बार जो 20 से ज़्यादा आ रहा है वो क्या है, 26 है। ये 20 से ज़्यादा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके सीध में आ जाओ, आ गए। तो ये जो हमारा क्या होता है, ये हमें मिलेगा F के कॉलम में, और ये इसके सीध में हमें क्या मिल जाएगा, ये मिला हमें माध्यक वर्ग। ये क्या मिला, माध्यक वर्ग। और जहाँ से आपने ढूंढा ये जो है, ये हमारा क्या मिला, ये हमारा CF है। जहाँ से हम ढूंढते हैं उसके ऊपर वाला CF होता है। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। सबसे पहले तो देखो माध्यक वर्ग क्या है हमारे पास, माध्यक वर्ग है 55 से 60। क्या है, 55 से 60। इसलिए माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 55 निम्न सीमा होती है। और हम इनके बीच का अंतर कितना है, 55 से 60 5 है अंतर, ठीक है। हमारे पास F कितना है, 18 है, और CF कितना है हमारे पास, 18। F 8 है, CF हमारे पास 18 है। अब हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, L + n/2 माइनस का क्या होता है, CF गुणा H बट्टे में F, ठीक है। तो L का मान हमारे पास है 55, n/2 था 20, CF का मान हमारे पास था 18, H का मान हमारे पास 5 है, और F का मान हमारे पास प्रश्न में 8 है। देखो 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है, बट्टे 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंज 40। तो 55 में जोड़ देंगे 1.25, तो आंसर आ जाएगा 56.25, ठीक है। ये हमें हमारा माध्यिका बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ बार बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रथम 100, प्रथम n पदों का योगफल का एक सूत्र होता है, सिंपल। क्या होता है, n बराबर, इसको लिखा जाता है n बराबर, सिग्मा n बराबर, इसका सूत्र होता है n + 1 बट्टे में 2 होता है, ठीक है। चूंकि हमारे पास प्रश्न में क्या बोला, 100 प्राकृतिक संख्या, यानी कि n के स्थान पर 100 है, इसलिए 100 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 100 लिख देंगे n की जगह पर। 100 से कटोगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 101, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, पीछे से 0 लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 5050, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 5050। अथवा में आ जाओ अगले प्रश्न में, हमसे क्या बोल रहे हैं, AP का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है, यदि पदों का योगफल 36 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो देखो हमें प्रश्न में क्या बोला है, तो यहाँ हमें दिया है, हम लिखेंगे दिया है, गिवन। प्रथम पद AP का जो प्रथम पद है वो 1 है, अंतिम पद EN बराबर 11 दे रखा है, पदों का योगफल HN ये हमें दे रखा है 36। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, आप जानते हो कि HN बराबर क्या होता है, n/2 A + AN होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें मालूम होता है प्रश्न में। HN प्रश्न में दे रखा है 36, n हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 11 है। देखिए ये बट्टे का तो इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, और 11 और 1 क्या हो जाएगा, 12 गुणे में n, 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 12 3 36, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले खंड को समत्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित बोला है, ठीक है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसका एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है -3,4, और अगला यहाँ पर एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 4,5। समान 3 त्रिभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं वो बिंदु Q है और यहाँ पर R है। एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है और एक टुकड़ा यहाँ पर है। तो 3 टुकड़े बनाने के लिए समान उसके बीच में हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे। अगर मुझे Q बिंदु निकालने, Q के लिए जो M1 होगा, देखो इधर एक टुकड़ा होगा और इधर 2 टुकड़े होंगे। Q बिंदु के लिए मेरा M1 हो जाएगा 1 और मेरा M2 हो जाएगा 2, और मेरा R बिंदु के लिए जो M1 होगा, अगर R बिंदु निकालना है, इधर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, और इधर कितना टुकड़ा है, 1, ठीक है। बाकी ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ लिख देंगे Q के लिए, ठीक, Q के लिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। m1 कितना है, 1, x2 हमारे पास है 4, m2 हमारे पास है 2, x1 कितना है -3 बट्टे m1 प्लस m2, 4 एकम 4, 2 3 6 बट्टे में 3, 4 में से 6 घटाओगे -2 बट्टे 3। ये हमें x निर्देशांक मिला। y निर्देशांक क्या मिलेगा, y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 हमारे पास कितना है, 1 है, y2 हमारे पास कितना है, 5 है, m2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 4 है। m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 बट्टे 3। इसलिए जो हमारा Q बिंदु होगा, x निर्देशांक मिला हमें -2 बट्टे 3 और Q मिला 13 बट्टे 3। हमें Q मिल गया। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो अब यहाँ लिख दोगे आप R के लिए, R के लिए x निर्देशांक निकालेंगे m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, और y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। सो देखिए x1 y1 x2 y2, m1 और m2 बदल जाएंगे, m1 होगा 2, m2 होगा 1, किसके लिए, r के लिए। तो ऊपर से देख के मैं मान रख रहा हूँ, m1 का मान हमारे पास है 2, x2 का मान है हमारे पास 4, m2 का मान है 1, x1 का मान है हमारे पास -3 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये देखो 4 दूनी 8 और 3 एकम -3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 बट्टे 3। फिर y, m1 कितना हमारे पास 2, y2 हमारे पास है 5, m2 हमारे पास 1, y1 हमारे पास है 4 बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ से देख के मान रख रहे हैं ना, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 3, तो ये आ जाएगा 14 बट्टे 3। इसलिए जो R बिंदु होगा, x निर्देशांक मुझे मिला 5 बट्टे 3 और y मिल जाएगा 14 बट्टे 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने और इतने को अंतर्भाजित करता है तो P का मान क्या होगा, ठीक है। इस P का मान हमें बताना है, अनुपात भी ज्ञात करना है और इस P का मान भी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान प्रश्न है। देखो हमारे पास बिंदु है ना, बिंदु के जो निर्देशांक है -5, -4 है और ये -2, 3 है, अंतर्भाजित करता है ये बिंदु -3, P। मान लेते हैं कि ये m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, ठीक है, m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है। तो ये अनुपात भी निकालना है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2 है, ये y2, ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है।
सबसे पहले क्या निकालना है हमें, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से देखो भाई, अगर आपको अनुपात निकालना है तो जिसका आंकिक मान पता है वही लेते हैं। एक्स निर्देशांक का आंकिक मान पता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। एक्स का मान क्या है, एक्स निर्देशांक का मान -3, m1 हमें मालूम नहीं है, x2 हमारे पास है -2, m2 हमें मालूम नहीं है, x1 हमारे पास है -5 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, तिरछे गुणा करूँ तो ये हो जाएगा -3 m1 -3 m2, ये हो जाएगा -2 m1 और -5 m2। अब हम m1 को एक तरफ लाएंगे, -2 इधर के क्या हो जाएगा, +2 m1 और -3 m2 इधर के क्या हो जाएगा, +3 m2। यहाँ से बचेगा -m1, यहाँ से बचेगा -2 m2। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल। ये m2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं है, बट्टे में तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और बट्टे का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। ठीक, ये हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा। जो हमसे अनुपात निकालने के लिए पूछा गया था वो फट से निकल जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला बिंदु P भी निकालो। P क्या है, वाई निर्देशांक है। y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 हमारे पास कितना है, 2 है, और m2 हमारा 1 है। y2 कितना है हमारे पास, 3, m2 हमारा है 1, y1 कितना है हमारे पास, -4 बट्टे में m1 प्लस m2, 2 + 1, 2 3 6, 4 1 कम 4 बट्टे में 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो P का मान कितना होगा, 2/3 होगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, अगले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला गया, आपके पास एक वृत्त है, तो अगर इसके परिगत समांतर चतुर्भुज अगर हम खींचे, ठीक है, तो वो समचतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में पहले ही दे रखा है ABCD। ठीक है, चूंकि ABCD प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है, AB बराबर किसके हैं, CD के हैं, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो हमें बस ये सिद्ध करना है कि AB BC CD और D है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर चारों भुजाओं को बराबर दिखा दोगे तो इसका मतलब होगा समचतुर्भुज। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो बिंदु, इसका नाम P दे दो, इसका नाम Q दे दो, इसका नाम R दे दो और इसका नाम S दे दो। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट। प्रमेय 10.2 से हम क्या जानते हैं कि देखो AP बराबर किसके हो जाएगा, AS के, AP बराबर AS। उसके बाद BP बराबर BQ, BP जिस तरफ P है ना उसको उसी तरफ रखना है, BP बराबर BQ। फिर देखो DS हो जाएगा DR के,
डी एच इधर देखना है तो यहाँ लिखेंगे डी एच बराबर हो जाएगा डी आर के, और सी आर हो जाएगा सी क्यू के, सी आर हो जाएगा सी क्यू के। इसको आप समीकरण नंबर ए बी सी डी बोल दो, और फिर क्या करो, जोड़ो चारों समीकरणों को। समीकरण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। चारों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, और इधर ई एच प्लस डी एच बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आप चित्र में देखो, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है, सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ठीक। उसके बाद ए एच प्लस डी एस किसके बराबर है, ए एच प्लस डी एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यहाँ तक हो गया। बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास प्रश्न में क्या है कि ए बी की जगह हम सी डी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। ए बी सी डी की जगह मैंने ए बी रख दिया, ठीक है। मुझे ए बी को बराबर दिखाना है ए डी के या फिर बी सी के। फिर मैं क्या करूँगा, देखो ए डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी रख सकता हूँ। ए डी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी, और यहाँ पर ऑलरेडी बी सी है। ए बी प्लस ए बी ये हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा 2bc। 2 से 2 कटा, हमारे पास क्या आ गया भाई, ए बी बराबर बी सी आ गया। समीकरण नंबर इसको 3 मान लो। देखो ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर बी सी भी है, और ए बी सी डी के भी बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1, 2, 3 से अगर हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दिया है, ऑटोमेटिकली पहले से ये भुजा इसके बराबर है। अब इस भुजा को जैसे इस भुजा के बराबर दिखाओगे तो चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लास्ट में ये लिख देंगे ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बराबर डी ए, ठीक है। अतः यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अतः यह एक समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। या फिर हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कह रहे सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, देखो ये हमारा वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के परिगत बना जो चतुर्भुज है ये, तो यहाँ से जो चतुर्भुज हम खींच रहे हैं ये बना है, इसके परिगत यहाँ एक केंद्र मान नाम दे दो ओ। केंद्र पर आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर 180 का कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी सी डी, ठीक है, 180 का कोण बनाती है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए भी हमें इस प्रश्न में रचना करनी पड़ेगी। ये पहले बनाओगे, इससे इसको मिलाओगे, इससे इससे मिलाओगे, इससे इसको मिलाओगे, इससे इसको मिलाओगे, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर मैं शॉर्टकट में आमने सामने की भुजाएं, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस ये आमने सामने की भुजाएं ली है मैंने, ये केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर ये जो कोण है 180 बनाती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक, हमें सिद्ध करना है कि सी ओ डी कोण सी ओ डी प्लस कोण ए ओ बी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180, दो कोणों का योगफल 180, ये हमें सिद्ध करना है।
मैंने इस कोण का नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8 अपने हिसाब से। यानी कि अगर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लेके आता तो कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6 अगर आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है। ये भी लेके आएंगे तो बात बनेगी। अब देखो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए करना होगा कि इस 2 को और इस 3 कोण को बराबर दिखाना होगा। सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे, त्रिभुज सी पी ओ व त्रिभुज सी क्यू ओ में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना होगा और उसके बाद इस कोण को बराबर दिखाना होगा। सो देखो सी पी बराबर सी क्यू है, सी पी बराबर सी क्यू है। क्यों? प्रमेय 10.2 से, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए वृत्त की स्पर्शिका की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। उसके साथ साथ ओ क्यू जो है और ओ पी है वो आपस में बराबर हैं। ओ पी बराबर ओ क्यू है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। और ये जो ओ सी है दोनों त्रिभुज में है, ओ सी बराबर ओ सी उभयनिष्ठ त्रिभुज है त्रिभुज की, दोनों में है। अतः एस 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 से ये जो त्रिभुज है सी पी ओ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू ओ के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम है तो सी पी सी टी द्वारा ये जो कोण 2 है कोण 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ लिख दोगे, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या लिख दोगे कि 2 3 के बराबर दिखे, 4 5 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा, 7 7 और 6 आपस में बराबर होंगे और 1 और 8 बराबर होगा आपस में, ठीक है। इसको समीकरण में मान लेता हूँ 1, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। हो गया, क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आप जानते हो कि भैया एक चक्कर में कितना कोण बनता है, 360। चूँकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 किसके बराबर होगा, 360 एक चक्कर में। तो देखो मुझे प्रश्न में 1 और 2 चाहिए, 1 तो है 2 भी है, मुझे 3 नहीं चाहिए, है ना। मुझे 3 नहीं, 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। मुझे 4 भी नहीं चाहिए तो 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ। मुझे प्रश्न में 5 चाहिए, मेरे को 6 भी चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 की जगह मैं 6 रख सकता हूँ कोण, और 8 की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। देखो हर एक कोण 2 2 बार है, ठीक है, 2 अनिष्ट आ जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 5 प्लस कोण 6, हर एक कोण 2 2 बार है तो 2 अनिष्ट ले लिया। काटोगे 2 एकम 2 2 8 16 0, तो ये चीज़ आ गई, आ गई। इस चीज़ का मतलब क्या है, सी ओ डी प्लस ए ओ बी किसके बराबर, 180 के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। देखो बच्चों आप वीडियो को पहली बार नहीं देख रहे हो, ये तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीखना ही है तो उसके लिए तो पूरे साल आपने पढ़ाई की होगी, और नहीं पढ़ा है तो फिर तो दिक्कत की बात है ना। अगर आपको एकदम बारीकी से आराम आराम से समझना है, सीखना है, तब मेरे एनसीईआरटी वीडियो देखिए, समझ जाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। भाई बहुलक निकालना सबसे आसान होता है कि नहीं। तो बहुलक निकालना है तो ये बारंबारता है, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से स्टार्ट होता है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, यहाँ बहुलक का पहले सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 होता है। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 61 है, तो ये मेरा F1 हुआ। इसके बाद वाला F2
और इससे पहले वाला F0 होता है, और F1 के जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। ये हमारा क्या है, ये है बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 60 है। और h कितना है, कितने का अंतर है, 60 80 20 का अंतर है। ठीक, सब मान पता चल चुके हैं, मान रख दो। L का मान है 60, F1 का मान है 61, F0 का मान है 52, h का मान हमारे पास है 20। 2F1 61 दूनी 122, फिर F0 का मतलब कितना है हमारे पास, F0 हमारे पास है 52, और F2 हमारे पास है 38। 60 यहाँ से बचेगा 9, हाँ 62 में से 61 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा ऊपर। और ये हो गया कितना, 90। 122 में से जब आप 90 घटाओगे तो 32 बचेगा। ठीक है, और 180 को जब आप भाग दोगे 32 से तो ये आ जाएगा 5.625 बार। तो 60 में ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 65.625 आंसर। ठीक है, इतना आसान था, आराम से बन गया। या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बंटन के मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, माध्य निकालना है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया हुआ है। लुप्त बारंबारता, ये जो लुप्त बारंबारता F है, इसको हमें ज्ञात करना है। NCERT का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और प्रत्यक्ष विधि लगानी है ऐसे प्रश्न में। सिंपल विधि सबसे, वर्ग अंतराल है, उसके बाद बच्चों की संख्या बारंबारता, उसके बाद हमें x चाहिए होगा और अगला कॉलम fx चाहिए होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, बच्चों की संख्या fx और अगला कॉलम चाहिए होगा fx। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। उसके बाद F हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, F हमें दे रखा है 7, फिर दे रखा है 6, फिर दे रखा है 9, 13, F 5 और 4। ठीक है, उसके बाद देखिए x कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को जोड़ दें, आधा कर देते हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा कितना होता है, 12। सब में देखो दो दो का अंतर है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, दो दो तो जोड़ते जाओ, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, fx करना है, गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, हाँ 12 50, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 नंबर कितना होता है, 144। 18 गुणा 13, 18 को जब 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 234। 20 F हो जाएगा ये, और 22 पंजे 110, और 24 गुणा 4 तो ये हो गया 96। अब अंकों को जोड़ लो साथ में, ये सब अंक है। ठीक है ना, ये आपका चर है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इधर भी देख लेना, ये चर है, बाकी अचर है। पहले इधर देखते हैं, 7 में 6 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 13। 13 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22। 22 में 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 35। 35 में 9 जोड़ दो, कितना होगा, 44। तो 44 और ये F। अब इसमें आ जाओ, अंकों को जोड़ेंगे। देखो 84 है 2 बार, 84 प्लस 84 कितना होता है, 168। 168 में जोड़ देंगे 144, 312। उसमें फिर जोड़ देंगे 234, 546। उसमें फिर जोड़ देंगे 110, और उसमें फिर जोड़ देंगे 96। तो ये आ जाएगा 752।
प्लस और ये 20f। प्रश्न में दिया है हमें ऑलरेडी, हमें क्या दिया है प्रश्न में, माध्य दे रखा है, माध्य 18 रुपये दे रखा है, माध्य जेब खर्च देखो दे रखा है 18। अब आ जाओ माध्य के सूत्र में, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स प्रत्यक्ष विधि में बट्टे में सिग्मा एफ, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। माध्य 18 दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास है 752 20f और एफ हमारे पास है 44 प्लस एफ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। अब हम तिरछे गुणा करेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 18 से जैसे ही गुणा कर देंगे 18 गुणा 44 तो ये हो जाएगा 792 और ये आ जाएगा 18f। ठीक, f को एक तरफ लेके आओगे, प्लस के 18 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 18। ओके, फिर यहाँ से देखिए प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा यहाँ से 2f और यहाँ से बचेगा 40, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4 0, एफ का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक, हमसे क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, देखो मान लेते हैं, माना क्रमागत संख्या एक, अगर x दूसरी क्या होगी x प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर क्या बोला प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग, इसका अगर वर्ग करते हैं और फिर जोड़ देते हैं तो कितना आता है 365 आता है। अब खोलो इसको, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा 2 1 कम 2x और ये प्लस का 365 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 365। ठीक, अब देखिए आप 2x स्क्वायर प्लस के 2x, ये प्लस के घटा दोगे इसमें से 364 बचेगा, सब में 2 से भाग दे दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये एक द्विघात समीकरण बन गया, दोनों तरफ भाग दिया 0/2 0 ही होता है। अब ऐसी दो संख्या निकालो, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, ऐसी दो संख्या निकालो जिनका गुणा करने पर 182 आता हो और घटाने पर x का गुणज 1, तो 14 गुणा 13, 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा और 14 13 के गुणा करोगे 182 आ जाएगा, तो 14x में से मुझे घटाना होगा 13x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, पहले जोड़े से x सुपरनिस्ट, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, x बाहर है यहाँ से 14 बचेगा माइनस यहाँ आ गया 13 ओवरनिस्ट आ जाएगा, 13 बाहर आ गया x बचा, बाहर नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 13 1 कम 13, 13 चौके 52, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही है, जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं और जो ओवरनिस्ट निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस के 14 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 14, ये अमान्य है क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये हम नहीं ले सकते, फिर हम ये लेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा प्लस की 13, आंसर। अतः संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x थी और दूसरी हमारी क्या थी x प्लस 1, तो 13 13 में एक जोड़ देंगे 14, दो दोनों क्रमागत संख्या कितनी होगी 13 और 14 होगी। ठीक है, आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई
ठीक, ये हमारी लंबाई है और ये होती है चौड़ाई, है कि नहीं। अथवा वाला प्रश्न है, हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी से चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो जिस पर निर्भर करती है उसी को मान लेते हैं। माना चौड़ाई x है, इसलिए लंबाई क्या होगी, चौड़ाई की दुगनी बोलिए 2x होगी। और हमें क्या दिया है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 800 दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं चूंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो देखिए, क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 800, लंबाई मेरे पास है 2x और चौड़ाई मेरे पास है x, तो ये हो जाएगा 2x²। 800 काटोगे, 2 चक्के 0, x² आ जाएगा 400। ठीक, प्लस के 400 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 400, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब प्रश्न में बोला है जांच कीजिए क्या ऐसी स्थिति संभव है, यानी कि प्रकृति ज्ञात करनी है। चूंकि ए क्या है, x² गुणज 1, बी क्या होता है, x का गुणज x है ही नहीं तो 0, सी क्या होता है अचर पद माइनस के 400। तो हमें निकालना विविक्तिकर प्रकृति ज्ञात करने के लिए स्थिति संभव है कि नहीं। डी क्या होता है, b² माइनस के 4ac, बी है 0, ठीक है, बी है हमारा 0, 4, ए हमारा है 1, सी हमारा माइनस के 400। तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 4 चक्कू 16, तो डी का मान आ गया प्लस में। चूंकि विविक्तिकर धनात्मक है, अगर विविक्तिकर का मान प्लस में आए या 0 आए तो स्थिति संभव होगी, माइनस में आए तो नहीं होगी। विविक्तिकर धनात्मक है, इसलिए यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब हल करो, x² बराबर 400 दो, यहाँ पे हल करने में आ जाते हैं, तो वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, इसलिए जो हमारी चौड़ाई है, लंबाई तो 2x है, अरे यार क्या लिख दे रहा हूँ, चौड़ाई x माना था, x हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, लंबाई 40 मीटर होगी, चौड़ाई आपकी 20 मीटर होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसको सिद्ध करके ये लाना है या फिर इसको सिद्ध करके ये लाना है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। जो 10 क्वेश्चन का है ना, 5वें पार्ट के 10 पार्ट, वो हमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये वाला लेते हैं बायां पक्ष लेने पर। और बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो इंपॉर्टेंट वीडियोस की, वन शॉट वीडियोस की। और एक वीडियो मैंने बनाई है 6.5 घंटे की, वन शॉट वीडियो 6.5 घंटे की, उसको देख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 नंबर के 2 नंबर के बड़े नंबर के सारे मिलेंगे आपको। तो बायां पक्ष क्या है मेरा, साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए बट्टे में 2 कॉस क्यूब, क्यूब का मतलब घात में 3। हमें लाना है 10, जो सिद्ध करना उस पर हमारी नज़र हमेशा होनी चाहिए। 10 लाना है, ऊपर से क्या होगा निश्चय बच्चों, साइन, साइन बाहर आ जाएगा, साइन एक कम साइन, देखो 3 घात है, एक साइन बाहर आ गया तो 2 घात बचेगा, साइन की पावर 2, क्या होगा निश्चय कॉस, कॉस एक बाहर आ गया तो घात में 2 बचेगा, कॉस एक कम कॉस। ठीक, अब जानते हैं साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10।
अब जब 10 हमें आंसर में आना है, यानी कि इसका मतलब ये होगा इसको इससे हमें काटना पड़ेगा, कट जाना चाहिए, तभी आंसर 10 आएगा। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10। तो अगर हमें काटना है तो ध्यान रखिए, आप जानते हैं एक को बदलना पड़ेगा दोनों में से, या तो साइन को या फिर कॉस स्क्वायर को। आप जानते हैं साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मान रख दूंगा साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखो, उसको कुछ नहीं करना है। दो से अंदर गुणा करोगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, देखो ये प्लस का है, पहले लिख देंगे, एक में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, नीचे भी वही है, सेम टू सेम है, गुणे भाग में कट गया, तो क्या बचा 10a। यही हमें सिद्ध करना था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं। अगले वाले पार्ट को करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके बाद वाली एक और वीडियो आएगी जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और दूसरे वाले पार्ट के लिए एक्साइटेड कितना हो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब आ जाएंगे इस वाले पार्ट में, ये तो हर साल आता ही आता है, फिर से वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष एक बार लिख लो, कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए, और इधर है प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक, सो देखिए नियम क्या कहता है, अगर कोई भी हमें इस चीज़ दे रखी है तो उसको में कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, सर्वसमीका जब नहीं लगती तो साइन कॉस में हम बदलते हैं। ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदलना हुआ है, अब क्या करना, भिन्न है तो हल करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, फिर क्या होगा जब गुणा करेंगे, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो घात में क्या लग जाएगी, 2, 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए घात में 2 लग जाएगी। अब इसको खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र आप जानते ही होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है ना। अब इसको खोलेंगे, ये है कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे ही रखना है, उसको छेड़ना नहीं है। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ रखो, और 1 का वर्ग करेंगे, एक ही आता है, 2 एकम 2, नीचे क्या है उसको वैसे का वैसे ही रखो। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये होता है, यहाँ पर रख दो 1 प्लस 1, और ये क्या है 2 साइन है। ठीक, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। ऊपर से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 एकम 2, 2 बाहर आ गया, ये आ गया साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, और इधर गुणे में कॉस, ऊपर से सेम टू सेम है, गुणे भाग में कट जाएगा, 2 एकम 2 था, यहाँ पर गुणे में 1 लिख सकते हो, और 1 बट्टा कॉस, और आप जानते हैं 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है। यही तो हमें प्रूफ करना था, 2 सेक ए हो गया, बड़े आराम से हो गया। तो बच्चों
इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं अगर आपको दिखा दूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, सिखा रखे हैं, बता रखे हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है और भी पढ़ाऊँगा। डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक कर लें और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस साल भी आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अगले साल भी आ सकते हैं। आपके जो जूनियर बच्चे होंगे वो भी हैं, उनको भी ये मदद करेगा हमेशा। ऐसे कंटेंट है ये।